हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका जो बीपीएससी टीआरई का पेपर होता है, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट रहा हो, टीआरई सेकंड रहा हो या फिर टीआरई थर्ड जो होने वाला है, इन सभी में आपका हिंदी कंपलसरी पूछा जाता है, जिसमें आपके हिंदी के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज होता है, दो लैंग्वेज होते हैं, एक आपका हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी के आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस आपको हिंदी पे करना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना हिंदी पे कि आपको सारे सब्जेक्ट छोड़ के आप हिंदी पे ही पूरा दिन लगे रहें, ऐसा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका हिंदी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो भी आप जो है हिंदी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत पहले से हिंदी पढ़ते आए हैं, चाहे आप जो है कक्षा 1 से लेके आप जो है 12th तक या ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं लिया तो भी, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है या फिर बीएड किया हुआ तो भी वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर है। बस तो हिंदी आपका पहले से ही जो है क्लियर है, कंप्लीट है, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप हिंदी को एक जो है रिवीजन के तौर पे एक दो जो है क्लासेस देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको जो है देख सकते हैं, चाहे आप कोई किताब से देख सकते हैं या हमारी वीडियो, किसी की भी वीडियो, थोड़ा सा 2-3 वीडियो देख के आप कंफर्म कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कम 7-8 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं, जिसमें तत्सम तद्भव होता है, उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी हैं। इनको अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, अगर जो है तत्सम तद्भव या जो है उपसर्ग प्रत्यय, इनको अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि तद्भव तत्सम क्या है, उपसर्ग प्रत्यय क्या है, जो है लोकोक्ति क्या है, मुहावरा क्या है। ये सब बिल्कुल मुश्किल से 10 मिनट देने का टाइम है, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको तद्भव तत्सम नहीं पता है, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पता, लोकोक्ति क्या होती है, मुहावरा क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी हिंदी का पेपर हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का पेपर हो या सीटेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो या DSSB का हो या जो है आपका सुपर टेट हो, कोई भी हिंदी का पेपर होता है या फिर कोई जो है वनडे एग्जाम होता है, चाहे आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, इन सभी में हिंदी के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर हिंदी से रिलेटेड आता है तो उसमें तद्भव तत्सम, जो है आपका उपसर्ग प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरा ये और पर्यायवाची, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो हम इनके छोटे छोटे वीडियो डाल देंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इनको हम पहचानेंगे कैसे, इनके हम छोटे छोटे वीडियो डाल देंगे। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में लगता है, प्रत्यय पहले लगता है कि बाद में लगता है, लोकोक्ति क्या होती है, और जो है आपका मुहावरा क्या होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पढ़े हुए होते हैं लेकिन कन्फ्यूज होते हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए हम छोटे छोटे वीडियो डाल देंगे, उनको हम वहां से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो हिंदी का पेपर होता है आप सभी को पता है कि कंपलसरी है। कम से कम इसमें 30 में जो है 10 नंबर या 12 नंबर आपको कंपलसरी लाने हैं, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी नंबर ला सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो देखते हैं आज की क्लास में हिंदी की क्लास को, हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन। ये हमारी दूसरी क्लास है, हालांकि इससे पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से आपको हिंदी सॉल्व करना है। ये दूसरी क्लास है, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो गद्यांश आता है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गद्यांश दिया होता है और निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। निर्देश आप यहाँ पे तो निर्देश का कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, इसमें हमने नंबर वाइज डाला है, लेकिन पेपर में आपका जो निर्देश दिया होता है 9 से 11 यानी 9 से 11 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपके इसी गद्यांश से संबंधित होंगे। इसी गद्यांश से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। यानी जो गद्यांश दिया हुआ इसी में आपके आंसर छिपे हुए हैं, तो यहीं से आपको आंसर अपना निकालना है। जो 9 से 11 तक के क्वेश्चन है उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, कहने का मतलब सिंपल से ये है, ठीक है। एग्जाम में चाहे आपका जो है बीपीएससी का पेपर हो या सीटेट का पेपर है, गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि विषय क्या है इसका। जैसे सीटेट में क्या होता है कि जो गद्यांश दिए होते हैं बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते, तो इनको आसानी से आप पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। पढ़ने के बाद आपको एक पता चल जाएगा कि ये किस विषय पे बात कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये जो गद्यांश है किस विषय पे है, किस विषय पे आधारित है, केंद्रित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। गद्यांश दिया हुआ है कि वस्तुतः भाववादियों ने सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप में या फॉर्म के साथ जोड़ दिया। सौंदर्य को विशुद्ध कलात्मक मूल्यों से जोड़ दिया गया है। यहाँ दुहाई शुद्ध कलात्मक मूल्यों की दी जाती है, लेकिन प्रयोजन बुर्जुओं संस्कृति की सुरक्षा का होता है। जनजीवन के संघर्ष से समर्पित साहित्य और काव्य की पहचान के लिए आवश्यक चेतना का विकास ही नहीं होने दिया जाता है। भाववादी बुर्जुओं
सौंदर्य जनवादी कला और साहित्य की मूल्यवान विरासत से जनता को वंचित करने का षड्यंत्र रचता है। साधारणतः सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचन करते हैं वह साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। कला अथवा साहित्य के फॉर्म में कल्पना, बिंब, प्रतीक, ध्वन्यात्मकता, नाद, रस, अलंकार आदि से माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य कला अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से समाज से जुड़े हों। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। अब इसमें क्वेश्चन पहला ही पूछ रहा है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, यानी जो टोटल आपने गद्यांश पढ़ा है वो किस पे चर्चा कर रहा है, किस पे बात कर रहा है। भावशास्त्र पे कर रहा है, जनशास्त्र पे कर रहा है, सौंदर्य शास्त्र पे कर रहा है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है किस पे, सौंदर्य शास्त्र पे। तो ठीक है, तो जो ये बात कर रहा है वो बात करे सौंदर्य शास्त्र का, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूरा जो गद्यांश आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको यही पता चला होगा कि भाव शास्त्र पे तो बात हो नहीं है, पूरी तरह से जो बात हो रहा है वो सौंदर्य शास्त्र पे बात हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य की सार्थकता है जब वह बिंबों से युक्त हो, या समाज से जुड़े हों, या फिर कलात्मक हो, या फिर उपर्युक्त में से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि जो आपका बीपीएससी का पेपर होता है, अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो यहाँ पे बता दें कि बीपीएससी का जो पेपर होता है टीआरई का, ठीक है, कोई भी हो, चाहे टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकंड हो, चाहे आप टीआरई जो थर्ड हो रहा है उसमें जब चाहे वो पीआरटी हो 1 to 5 या 6 to 8, इसमें सभी में ऑप्शन क्या होते हैं, 5 ऑप्शन दिए होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपके फालतू में ही दिए होते हैं, 3 ही मेन होते हैं, कभी कभी ये ऑप्शन भी सही होते हैं, तो 5 ऑप्शन आपके दिए होते हैं। हालांकि जो अन्य एग्जाम होते हैं चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वहाँ जाके परेशान मत होइएगा कि यहाँ से 5 ऑप्शन कैसे आ गए, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, साहित्य की सार्थकता है जब वह, आंसर बताएंगे। पहला है बिंबों से युक्त हो, समाज से जुड़े हों, कलात्मक हो, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो साहित्य की सार्थकता है जब वह समाज से जुड़े हों, ठीक है, समाज की बात ऊपर की गई थी, आपने पढ़ा भी होगा, तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग के योग से बना है। देखो, उपसर्ग पूछा जाता है हर एग्जाम में। इससे पहले जो हमने क्लास करी थी फर्स्ट, जो आपका हिंदी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फर्स्ट था क्लास, उसमें भी उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन थे, और यहाँ भी उपसर्ग है। ठीक है, तो यानी उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर उपसर्ग से पूछा जाता है, 1 प्रत्यय से पूछा जाता है, तो 2 नंबर उपसर्ग और प्रत्यय से ही क्लियर हो जाते हैं, अगर आपको पता हो कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग के योग से बना है बताना है। पहला है अनेक, दूसरा है अन्याय, तीसरा है अनार, और चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि जो कोई शब्द हो, ठीक है, उसके पहले जो लगे वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो जैसे अनेक है, अनेक में अगर मान लीजिए एक है, ठीक है, और अन लगा देंगे तो ये अनेक हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द बना हुआ है, शब्द के पहले अगर अन लगा देते हैं तो अनेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई एक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसके पहले ही जो लगेगा उपसर्ग वही माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी शब्द में कोई उसका अर्थ ही नहीं है और उसमें कोई उपसर्ग लगाते हैं तो वो नहीं मानते। ठीक है, तो एक है, एक में अगर अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनेक जो है ये उपसर्ग के योग से बना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, यानी जो ये लिखा हुआ है मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो स्वयं में जो है रेखा लिखा हुआ रेखांकित है, तो ये स्वयं का अर्थ बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। ठीक है, पहला है संबंधवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा निजवाचक सर्वनाम। तो आपने देखा कि मैं स्वयं, स्वयं यानी खुद की बात कर रहा है, तो खुद की जहाँ पे बात हो रही हो या जहाँ पे स्वयं की बात हो रही हो वो होता है आपका निजवाचक। निज का मतलब ही होता है अपना। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृत्यवाच्य लिखिए। ठीक है, इस वाक्य का कृत्यवाच्य बताना है। वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, या फिर उसने 2 पत्र लिखे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसका जो कृत्यवाच्य होगा वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है, ये जो है वह 2 पत्र लिखेगा, ये जो है उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे कृत्यवाच्य है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, निगेटिव बताना है। जो नौका लिखा है इसका पर्यायवाची बताना है कि नहीं है। ठीक है, पहला है सारंग, दूसरा है जलियान, तीसरा है तारड़ी। ठीक है, तो नौका का जो पर्यायवाची होता है वो जलियान होता है, आप सभी को पता है। तारड़ी भी होता है, तो आपका इसका सारंग जो है ये नहीं होता है, निगेटिव होगा। ठीक है, अब ये सारंग होता किसका है, तो सारंग जो होता है पर्यायवाची वो होता है मोर का। ठीक है,
सारंग जो है मोर का पर्यायवाची, बाकी जलयान और तरडी जो है वो किसके हैं, नौका के पर्यायवाची है। तो पहला ही निगेटिव है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है यथार्थ, दूसरा है प्राचीन, तीसरा है वर्तमान। तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो तर्क द्वारा माना जा चुका, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, ठीक है, या माना जा रहा है, कोई भी तर्क दिया जा रहा हो उसको माना जाए, तो इस वाक्यांश के लिए क्या लिखेंगे, एक शब्द बताना है। तर्क सिद्ध, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र, ठीक है। तो जो तर्क द्वारा माना जा रहा हो उसको कहेंगे तर्क सम्मत, ठीक है। यानी कि जो है तर्क जो दे रहे हैं उसको अगर कोई व्यक्ति मानता है उसको हम बोलेंगे तर्क सम्मत, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। यानी ये मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अर्थ बताना है। खाकर डकार नहीं लेना, इसका क्या अर्थ होता है। हजम न होना, हजम कर जाना, परवाह नहीं करना। तो खाकर डकार नहीं लेना का मतलब होता है कि हजम कर जाना, आपने जो भी खाया उसको आप हजम कर गए, आपने जो है उसका डकार ही नहीं लिया। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो उसको हजम कर जाना, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। खाकर डकार नहीं लेने का मतलब हजम कर जाना। निम्न में से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ये बताना है, ठीक है। पहला है ऑप्शन भविष्यकालिक रूप में, दूसरा है भूतकालिक रूप में, तीसरा आज्ञार्थक रूप में। तो जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता वो होता है भूतकालिक रूप में, ठीक है। इसमें जो है कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य बताना है इसमें से, ठीक। कुछ सरल है, कुछ मिश्रित है, कुछ संयुक्त वाक्य है, तो इसमें सरल वाक्य आपको निकालना है ढूंढ के, यह बताना है। पहला, दिव्यांशु आते ही रोने लगा। दूसरा है दीपांशु आया और रोते ही रोने लगा। तीसरा, जैसे ही दीपांशु आया वैसे ही रोने लगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सरल वाक्य बताना है, तो सरल वाक्य पहला ही हो जाएगा, दीपांशु आते ही रोने लगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया माना जाता है, लिया हुआ माना जाता है। यानी जो श्री कामता प्रसाद गुरु हैं उनके अनुसार जो विराम चिन्ह है वो किस भाषा से लिया गया है, ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है फ्रेंच। तो जो श्री कामता प्रसाद गुरु हैं इन्होंने जो है विराम चिन्हों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल 20 बताया है, ठीक है। और इन्होंने जो है ये बताया है कि जो विराम चिन्ह हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं अंग्रेजी से। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने 20 बताई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वो है 20। अगर ये किस भाषा से लिया गया है तो ये अंग्रेजी से लिया गया है इनके अनुसार, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, ये किस काल का है, ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आसन्न भूतकाल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। जैसे इंद्रा का इंद्र दिया हुआ है, वैसे बताना है कि बाधा का इंद्राणी होगा, या देवी का शिक्षा होगा, या फिर उद्धृत का देवी होगा, या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं, आपका जो है फिफ्थ ऑप्शन है। तो इंद्रा का जैसे इंद्र होता है तो वैसे बाधा का इंद्राणी नहीं होता, ये ऑप्शन गलत होगा। देवी का शिक्षा नहीं होता, उद्धृत का देवी नहीं होगा, तो इसमें उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन सही होगा। जैसे इसमें जो है 4 ही ऑप्शन दिया है, 5वां ऑप्शन जो होता है उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका 5वां ऑप्शन उपरयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विदेशा शब्द नहीं है। फुनगी, पटाखा, तलाश, या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो जो विदेशा शब्द नहीं है वो है आपका फुनगी। फुनगी जो है विदेशा शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, ये देशज शब्द है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि ये विदेशज पूछ रहा है। कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है,
ठीक है, खग शब्द का अर्थ नहीं है। खग आप किसको कहते हैं, आप सभी को पता है, पक्षी को कहते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है द्विज, पक्षी, मृदुल। तो जो खग है उसका जो अर्थ नहीं है वो आपका द्विज होता है, पक्षी होता है, लेकिन मृदुल नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। अनुभाव कहा जाता है, विभाव कहा जाता है, स्थायी भाव, तो वो उसे कहा जाता है अनुभाव। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ पर दो मुहावरे पूछ लिए गए, तो 2 नंबर आपका मुहावरे से ही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव तत्सम और आपका मुहावरा और लोकोक्ति ये जरूर ध्यान रखना है। कम से कम 5 से 6 नंबर इसी से पूछे जाएंगे और इसमें कुछ भी देखना नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। ठीक है, इसको हम थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे टॉपिक में करा के आपको समझा देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना या पूरी नकल करना। ठीक है, तो ये होता है पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारने का मतलब होता है पूरी नकल करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, मतलब यहाँ पे जो है गुण बता रहा है कि जो लोग होते हैं वो सबसे पहली बात तो सच्चे होते हैं, वो कभी हारते नहीं है। ठीक है, तो सच्चे लोग ये गुण बता रहा, तो गुणवाचक जो है विशेषण होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द कौन सा है ये बताना है। कानून होगा, सौभाग्य होगा या फिर निषेध होगा। ठीक है, तो विधि का जो विलोम शब्द होता है वो होगा आपका निषेध, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, इसका जो है देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है एक शब्द बताना है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका क्या होता है। पहला है अग्रज, अनुज, अज्ञात या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अग्रज मतलब हमसे पहले जो जन्मा हो, किसी भी व्यक्ति से पहले जो जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं। अनुज कहता है किसी भाई का छोटा जो भाई होता है, किसी भी व्यक्ति का छोटा भाई जो होता है वो अनुज कहलाता है। अज्ञात जिसको हम नहीं जानते वो अज्ञात होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 21 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, हिंदी के ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस हिंदी का ज़्यादा रखना अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। तो हिंदी पर आप भी पूरा फोकस अगर आप हिंदी पर भी रखेंगे तो भी आपको जो है आपका ये जो है पासिंग मार्क्स इसमें आ जाएगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और कम से कम आपको 10 ही 12 नंबर लाने हैं आपको इसमें, और उतने में आपको अगर हिंदी ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट, आपका हिंदी में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले जो आपका टीआरई सेकंड पेपर हुआ है उसमें से हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला है। वो 1-2 वीडियो देख लें, उसमें से काम चल जाएगा, क्योंकि हिंदी के बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ईजी क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे तद्भव तत्सम हो गया और पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और जो है उपसर्ग प्रत्यय हो गया, और लोकोक्ति या फिर जो है आपका पर्यायवाची है। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान देंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं, तो इनको स्किप नहीं करिएगा, एक बार पलट के जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो हम टॉपिक जरूर करा देंगे, पेपर होने से पहले पहले जरूर कराएंगे। ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी होगी, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा कि तद्भव क्या होता, तत्सम क्या होता, उपसर्ग क्या होता, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक